नमस्ते। हमारे आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं ना, वो बंगाल के इलेक्शन के बाद के माहौल की बिल्कुल एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। मतलब, क्या ये सच में परिवर्तन यानी बदलाव है, या फिर बंगाल एक और विभाजन की तरफ बढ़ रहा है? हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि सीधा डेटा और फैक्ट्स के अंदर जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस एक स्टेटमेंट से जिसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। हमारे सोर्स के मुताबिक राज्य की नई टॉप लीडरशिप की तरफ से ये बयान आया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, वे बहुत चरमपंथी हैं। अब देखिए, ये कोई हल्की फुल्की बात तो है नहीं। ये कोटेशन दरअसल हमारे आज के एनालिसिस का पूरा बेस सेट कर देता है कि कैसे वहां की पॉलिटिकल बयानबाजी अब एक बिल्कुल नया मोड़ ले रही है। अच्छा, तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? पहले पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद की हिंसा, फिर कैसे ये कम्युनल वायलेंस में बदल रही है, बंगाल के पार्टीशन का इतिहास, कुछ अनसुलझी राजनीतिक मौतें और लास्ट में सबसे ज़रूरी गवर्नेंस और इकोनॉमी की असली हालत। चलिए, एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। सेक्शन 1, चुनाव के बाद की हिंसा और उसका तुरंत असर। वैसे देखा जाए तो इलेक्शन के बाद हिंसा होना बंगाल के पॉलिटिकल इतिहास में कोई नई बात नहीं है। अलग अलग पार्टियों के राज में ये होता आया है। लेकिन इस बार जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, वो सच में थोड़ा अलग है। सोर्स ने जो टाइमलाइन दी है वो कुछ इस तरह है। 4 और 5 मई को जैसे ही रिजल्ट्स आए, अचानक से हिंसा भड़क उठी। टारगेट पर कौन था? न्यू मार्केट, साउथ 24 परगनाज और सिलीगुड़ी में ऑपोजिशन पार्टी के दफ्तर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है, सोर्स का दावा है कि वहाँ करीब 2400 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ के जवान मौजूद थे, लेकिन वो ज्यादातर सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। तो यहाँ पे एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, क्या ये बस वही पुरानी वाली पॉलिटिकल हिंसा है जो सालों से चली आ रही है, या फिर कुछ नया और शायद ज्यादा खतरनाक ट्रेंड शुरू हो रहा है? यहीं से हम आते हैं दूसरे सेक्शन पर। एक नया पैटर्न सामने आ रहा है, कम्युनल वायलेंस यानी सांप्रदायिक हिंसा की तरफ शिफ्ट। इस सोर्स का बड़ा आर्गुमेंट यही है कि अब हिंसा का नेचर पूरी तरह बदल रहा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल बदला नहीं रह गया है, बल्कि अब इसमें कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल हिंसा में क्या होता था, विरोधी पार्टियों के दफ्तरों या नेताओं पर अटैक होता था ताकि इलाके पर कंट्रोल बन सके, राइट? लेकिन इसके उलट ये जो नई हिंसा है, इसमें खास धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना, ऐतिहासिक जगहों के नाम बदलना और किसी एक कम्युनिटी के बिजनेसेस को टारगेट करना शामिल है। और ये बातें हवा में नहीं हो रही हैं। सोर्स ने इसके पक्के एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे मस्जिद बाड़ी रोड के गेट का नाम बदलकर नेताजी पल्ली कर दिया गया, बारासात में नवाब सिराजुद्दौला की मूर्ति हटाकर शिवाजी उद्यान का बैनर लगा दिया गया, मुर्शिदाबाद में धार्मिक नारों के साथ ईदगाह के बैरिकेड्स तोड़े गए और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बिजनेसेस को चुन चुन कर जलाया गया। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि लड़ाई का रंग अब कितना बदल चुका है। अब सेक्शन 3 पर चलते हैं, बंगाल के पार्टीशन का इतिहास। आज की इस बयानबाजी को गहराई से समझने के लिए सोर्स हमें थोड़ा पीछे ले जाता है, इतिहास के उन पन्नों की तरफ जहां इसके तार जुड़े हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने धर्म के आधार पर बंगाल को बांटा, फिर भारी विरोध हुआ और 1911 में इसे रद्द करना पड़ा। इसके बाद 1947 का वो बंटवारा हुआ जिसने इस जगह को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल यानी पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। और फिर 1971 में वही ईस्ट पाकिस्तान एक आज़ाद देश बना, बांग्लादेश। सोर्स इन हिस्टोरिकल इवेंट्स को आज की राजनीति से जोड़कर देखता है, जहां फिर से बंगाल को ट्राइफकेट यानी 3 हिस्सों में बांटने की चर्चाएं होने लगी हैं। पॉलिटिक्स के इसी डार्क साइड से जुड़ा है हमारा चौथा सेक्शन, अनसुलझी राजनीतिक मौतें। 13 साल का एक ऐसा पैटर्न जो सच में बहुत हैरान करने वाला है। इस सोर्स ने एक बहुत ही अजीब सी बात नोटिस की है। एक टॉप पॉलिटिकल लीडर के 4 करीबी लोगों की पिछले 13 सालों में रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है। देखिए, 2013 में पीए प्रदीप झा की संदिग्ध मौत, 2018 में पीएसओ सुब्रत चक्रवर्ती मृत पाए गए, जिसे सुसाइड कह दिया गया, 2021 में एक और सहयोगी पुलक लहारी की संदिग्ध मौत, और अभी हाल ही में 6 मई 2024 को 5 साल तक पिए रहे चंद्रनाथ रथ की एयरपोर्ट के पास गोली मारकर हत्या। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी मामले में आज तक कोई क्लियर जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्राइम और पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर आते हैं और बात करते हैं सेक्शन 5 की, गवर्नेंस और असली इकोनॉमिक सिचुएशन। मतलब इस सब की कीमत आखिर क्या चुकानी पड़ रही है? यहाँ हम सिर्फ हार्ड डेटा पर फोकस करेंगे।
तो जो सबसे बड़ा नंबर निकल कर आता है वो है 8 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 8 लाख करोड़। सोर्स के मुताबिक ये राज्य का बकाया कर्ज है। इनका डेट टू जीएसडीपी रेशियो लगभग 38 से 39% तक पहुंच गया है, जबकि सेफ लिमिट सिर्फ 25% मानी जाती है। नई सरकार जो भी हो, उसके सामने ये किसी पहाड़ से कम नहीं है। सिचुएशन कितनी टाइट है, इसे आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। स्टेट के टोटल रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब पूरे 42%, सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज भरने में निकल जाता है। बाकी बचे 58% में पूरा राज्य चलाना है। ऐसे में डेवलपमेंट के लिए पैसा बचेगा ही कहाँ? यहाँ सोर्स ने एक कमाल का कंपैरिजन किया है। एक तरफ इलेक्शन में किए गए बड़े बड़े वादे हैं, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपये महीना, बेरोजगारों को 3,000 रुपये, 21,000 की प्रेगनेंसी हेल्प, फ्री ट्रांसपोर्ट और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 15,000 रुपये। और दूसरी तरफ है ग्राउंड की सच्चाई, सिकुड़ती हुई राज्य की जीडीपी, यूथ का राज्य छोड़कर जाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का अता पता नहीं, और सबसे बड़ी दिक्कत कैडर बेस्ड कट मनी वाला करप्शन। सोचने वाली बात है, इतनी खस्ता हाल इकोनॉमी में इन वादों का बिल कौन भरेगा? सोर्स का फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है। असली टेस्ट गवर्नेंस का है। क्या कोई नई लीडरशिप सच में इस सिस्टम के करप्शन को खत्म करके इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर ला सकती है, या फिर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वही बांटने वाली राजनीति आगे भी चलती रहेगी? और यही वो सवाल है जिसके साथ आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। क्या ये मौजूदा हालात और नीतियां बंगाल को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगी या फिर बर्बादी की तरफ? जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। इस डीप डाइव में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।